कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और आपको आज उन 3 फोन कॉल्स का ऑडियो सुनवाएंगे जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने इस महिला डॉक्टर के पिता को किए थे। इनमें पहले फोन कॉल में यह महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इस महिला डॉक्टर के पिता से साफ झूठ बोलती है और कहती है कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए अपनी बेटी को देखने के लिए। इसके बाद दूसरे फोन कॉल में भी इसी बात को दोहराया जाता है कि इस महिला डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और अब उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा है। और फिर तीसरा फोन कॉल आता है जिसमें इस महिला डॉक्टर के पिता से यह कहा जाता है कि उनकी बेटी ने शायद आत्महत्या कर ली है। यानी जब इस महिला डॉक्टर का शव मिला उसके बाद इस अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो पहले 3 कॉल गए उस महिला डॉक्टर के माता पिता को, जिसमें महिला डॉक्टर के पिता बात कर रहे थे और ये फोन कॉल असल में मौत की खबर देने के लिए किए गए होंगे, लेकिन इन सब में झूठ बोला गया। आप सबसे पहले इन तीनों फोन कॉल्स का ये ऑडियो सुनिए और कल्पना कीजिए उस पिता की क्या स्थिति रही होगी जिसकी बेटी का पहले बलात्कार हुआ, फिर निर्मम हत्या हुई और जब उनकी बेटी की मौत की खबर आती भी है तो उनसे सबसे पहले सफेद झूठ बोला जाता है और कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है या फिर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आज ये ऑडियो कॉल हमें मिल गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा सबूत है जो आज हम पूरे देश के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप भी सुनिए अस्पताल प्रशासन ने सबसे पहले जो 3 कॉल किए हैं महिला डॉक्टर के पिता को, उसमें कैसे सफेद झूठ बोला गया। उसकी तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वो तो डॉक्टर बताएंगे ना जब आप लोग आएंगे। हमने आप लोगों का नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आएं। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। हुआ क्या है? उसकी हालत बहुत ही खराब है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या हुआ। आप कौन है? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आसपास डॉक्टर नहीं है क्या? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आपकी बेटी को हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए हैं, आप लोग आइए और आकर मुलाकात कीजिए। उसको हुआ क्या था? वो तो ड्यूटी पर थी ना। आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ये तीनों फोन कॉल्स हमने आपको दिखाए और आपने ये पूरी बातचीत सुनी। तीनों फोन कॉल्स इस मामले को दबाने का सबसे शुरुआती और सबसे बड़ा सबूत है और इससे आज ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस सरकारी अस्पताल के प्रशासन पर वो कौन सा दबाव था कि वो इस महिला डॉक्टर के माता पिता को सही जानकारी नहीं देना चाहते थे। आपने भी देखा होगा अस्पताल के प्रशासन की तरफ से जो पहला कॉल गया उसमें सिर्फ इतना बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और आप जल्दी से पहुंचिए, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरा कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि तबीयत बहुत खराब हो गई है और शायद उसकी मृत्यु हो गई है। और लगातार उस महिला डॉक्टर के पिता यह पूछते रहे कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, डॉक्टर से पूछ के बताइए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और आखिरी जो फोन कॉल किया गया उसमें यह बताया गया कि शायद आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सच्चाई यह है कि महिला डॉक्टर के शव को देखकर, क्योंकि शव ऐसी स्थिति में था कि कोई आम आदमी भी आसानी से यह बता सकता था कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और निर्मम हत्या की गई है। और इस मामले में जो लोग इस शव को जिन्होंने सबसे पहले देखा वो तो खुद डॉक्टर थे। आप सोचिए, ये डॉक्टरों की टीम थी, ये अस्पताल था। इस शव को जो देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो तमाम लोग डॉक्टर थे।
अगर आम आदमी उस शव की हालत को देखकर यह आसानी से बता सकता है कि इस महिला का बलात्कार हुआ है और इसकी हत्या हुई है, तो ये तो डॉक्टर्स थे, इन्हें तो तुरंत पता चल जाता कि यह आत्महत्या है या यह हत्या है। लेकिन इसके बावजूद इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यह कहा कि इस डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और बाद में यह कहा कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। सीबीआई को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि शव मिलने के बाद शुरुआती घंटों में कॉलेज प्रशासन यह जानकारी क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा था और किसके कहने पर कॉलेज के प्रशासन ने इस महिला डॉक्टर के माता पिता से इतना बड़ा झूठ बोला। और आज यहां एक सवाल ममता बनर्जी से भी हमारा जरूर होगा। ममता बनर्जी सबसे पहले एक महिला है, फिर राज्य की गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, पुलिस उनके अंडर आती है, फिर स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये अस्पताल भी उनके अंडर आते हैं और फिर सबसे बड़ी बात वो मुख्यमंत्री भी हैं। और इस नाते ममता बनर्जी को चाहिए था कि वो खुद इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की लड़ाई सबसे आगे आकर लड़ती और उन्हें खुद इस बात की तहकीकात करनी चाहिए थी कि इस मामले में कॉलेज के प्रशासन ने, अस्पताल के प्रशासन ने और उनकी पुलिस ने झूठ क्यों बोला और उनकी पुलिस की भूमिका, अस्पताल के प्रशासन की भूमिका संदिग्ध क्यों है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद एक्शन लेने की बजाय अपने प्रशासन का बचाव करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में ममता बनर्जी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जो ये बताते रहे कि अस्पताल प्रशासन की कोई गलती नहीं है और कोलकाता पुलिस की भी कोई गलती नहीं है, और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती है। और कोलकाता की इस महिला डॉक्टर के पिता ने भी आज ये बात कही है कि अगर ममता बनर्जी के उनकी अपनी कोई संतान होती, उनकी कोई अपनी बेटी होती, तो वो शायद इस परिवार का दर्द समझती। তবে উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগেনি। পরিবার চায় না বিচার, এটা কি? আমার মেয়ে চলে গেছে, আমি বিচার চাইবো না? জল ঢেলে দেওয়া হলো। আমার মনে হয় ওনার তো ছেলে মেয়ে নেই, তাই উনি সন্তানহারা বাবা মার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছেন না, তাই হয়তো উনি এই কথা বলছেন। आज हमारे देश में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। हमारे देश के नेता ऐसे नेताओं का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी सरकार और अपनी खुद की पार्टी की गलतियों को भी ईमानदारी से स्वीकार कर सके और लोगों के सामने निष्पक्ष भाव से एक सेवक की तरह व्यवहार कर सके। इसके बाद हम आपको मोदी काका और राहुल भैया का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जनता से संवाद करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के स्टाइल में क्या अंतर है। उनकी जो टीम है, जो उनकी छवि का ध्यान रखती है, जो उनकी ब्रांडिंग का ध्यान रखती हैं, वो कैसे बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं। दोनों की ब्रांडिंग के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। और मंजिल क्या है? मंजिल है इस देश के युवा, मंजिल है इस देश के गरीब। लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी का एक नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शेयर किया है। और यह वीडियो असल में नया नहीं है, उन्होंने पोस्ट आज किया है, लेकिन वीडियो पुराना है। यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शूट किया गया था, जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। अब आप कहेंगे कि यह डोजो क्या होता है? डोजो का मतलब उस प्रशिक्षण केंद्र से है जहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और जापानीज भाषा में डोजो का मतलब जाने का रास्ता भी होता है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब लगा रहे हैं, राजनीति में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस को लेकर हो सकता है देश में कोई पहल करना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज मार्शल आर्ट सिखाते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनकी फिटनेस दिखाई दे रही है, उनकी ताकत दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 53 साल के हैं, लेकिन वो देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो युवा हैं, वो शारीरिक रूप से बड़े ताकतवर हैं, वो बड़े कूल हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ओके, यहाँ देखो, ये चल रहे हैं, मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पर रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं।
दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूं। देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहां से जाएगा, यहां आएगा, इस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना। बेस की क्या क्वालिटी होती है? बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ। अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। देखो यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना। अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। मैं राहुल हूं, मैं आइकिडो करता हूं। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूं। जूजित्सु भी करता हूं। जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूं। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन। ये चल रहे हैं, मैंने टक लंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पे रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं। दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूं। देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहां से जाएगा, यहां आएगा, इस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो अब बेस की क्या क्वालिटी होती है? बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ। अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। देखो यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना। अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं? एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना यहीं से नहीं डाल पा रही हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से, इस हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा। पंच मारो, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई की ड्रिल करते ही सर्कल बनाओ जल्दी से सारे। कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, आप सारे ऐसे आ जाओ। राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का वीडियो बनाते हैं, कॉलेजों में जाकर युवाओं से, छात्रों से संवाद करते हैं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी उनके साथ दौड़ लगाते हुए वीडियो बनाते हैं। और इस सब के साथ वो गरीबों के बीच भी जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों, आम जनता और युवाओं के बीच अपनी राहुल भैया वाली छवि बनाना चाहते हैं। उनकी जो टीम होगी, जो उनके सलाहकार हैं, कोई तो है जो उनको ये सब करने की सलाह दे रहा होगा, कोई तो होगा उनकी टीम जो ये सारे वीडियोस बनाती होगी, जो इस बात पर चर्चा करती होगी कि अब राहुल गांधी का अगला वीडियो क्या होना चाहिए, राहुल गांधी की अगली ब्रांडिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो राहुल गांधी की छवि पर काम कर रही होगी वो टीम, उसने ये सोचा होगा कि राहुल गांधी को युवाओं तक पहुंचना है और आम जनता तक पहुंचना है। और इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि वो हफ्ते 10 दिन में अपना एक नया कोई वीडियो बनाते हैं और फिर उसे जारी कर देते हैं। और इस सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि अपने आप को एक कूल नेता साबित करना और अपनी जो छवि बनानी है वो राहुल भैया की छवि बनानी है कि हर परिवार में उनकी एक एंट्री हो जिसमें वो राहुल भैया की तरह नजर आए। और कई बार अगर आप देखें वीडियोस में, जब लोग उनसे कोई सवाल भी पूछते हैं या कुछ कहते भी हैं तो वो उन्हें ब्रदर कहकर
उनसे उन्हें संबोधित करते हैं। इसका मतलब जो पूरा ब्रीफ है उनकी ब्रांडिंग टीम को वो ये है कि उन्हें राहुल भैया की छवि स्थापित करनी है। तो ये नेता विपक्ष की जो छवि है राहुल गांधी की, ये हो गई राहुल भैया वाली। लेकिन अब दूसरी तरफ कौन खड़ा है? दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो राहुल गांधी से 20 साल बड़े हैं और उनकी उम्र है 73 वर्ष। और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो मोदी काका की छवि है और लोग उन्हें अपने परिवार के मुखिया के तौर पर देखते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं और जो आपके एक तरीके से दादाजी की तरह हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कब सख्त फैसले लेने हैं और कब लोगों को लुभाना है। तो ये दो अलग अलग नेता अब आपके सामने हैं। एक तरफ हैं राहुल भैया और दूसरी तरफ हैं मोदी काका। और मोदी ने अपनी जो छवि बनाई है वो इसी तरह की बनाई है जैसे वो आपके घर के एक बड़े हैं, आपके घर के एक मुखिया के तौर पर नजर आते हैं। और इसीलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया मोदी काका, जिसके मोदी काका का मतलब है कि उनका सम्मान भी बहुत करना है लोगों को। मोदी काका की जो इंटेंशन है, यानी जो वो करना चाहते हैं उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के एक मुखिया की तरह है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों ही नेताओं का लंबी दाढ़ी से भी एक गहरा रिश्ता रहा है। कोविड के समय जब देश के लोगों का आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, बड़ा बुरा समय चल रहा था, लोग बहुत डरे हुए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के इस दाढ़ी वाले रूप ने लोगों में एक नया भरोसा पैदा किया था और उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि वो हर परिवार को एक मुखिया की तरह ही नजर आने लगे थे, मोदी काका की तरह ही नजर आने लगे थे। जबकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने भी अपनी लंबी दाढ़ी रख ली थी और लंबी और सफेद दाढ़ी को पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश में भी परिपक्वता से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि दाढ़ी इंसान के स्वभाव को रचती है और ये लोगों में आपकी एक अलग छवि को भी गढ़ती है। और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी में भी उनकी एक अलग छवि दिखाई देती है। अब आप देखिए, जो तस्वीर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बहुत बढ़ा ली थी, उस समय उनके सामने और उनकी टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोगों को लगता था वो एक पार्ट टाइम नेता हैं जो कभी कभी राजनीति करने के लिए आते हैं, राजनीति में उनका मन नहीं लगता, वो अक्सर छुट्टियों पर चले जाते हैं और वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं। उनकी जो छवि थी वो ये थी कि वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं, कभी कभी राजनीति करते हैं, फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। गंभीरता की उनमें कमी है और अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, दाढ़ी इतनी बढ़ा ली और लोगों को अपनी ये सफेद दाढ़ी उन्होंने दिखाई, जिसके बाद पहली बार लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया और उनकी छवि धीरे धीरे बदलती चली गई। आप सोचिए, जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी तब राहुल गांधी की छवि को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस समय लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फिर धीरे 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 उन्होंने इस पर काम किया, उनकी जो भी टीम है उन्होंने इस पर काम किया उनकी छवि पर, और आज उनकी छवि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक बदल चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की शुरू से ही जो छवि रही है वो घर के मुखिया की तरह रही है। वो जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें हर परिवार की एक चिंता रहती है, जो उसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उसमें युवा भी हैं। वो युवाओं के साथ अगर आपने देखा तो स्कूल के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं स्कूल के छात्रों को कि परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों का मकसद यही है कि उन्हें युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है, स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कॉलेज के युवाओं को अपनी तरफ लाना है और गरीबों को अपनी तरफ लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ये काम अपनी सरकार की नीतियों के जरिए करते हैं और राहुल गांधी ये काम अपने वीडियोस के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस समय हमारे भारत की राजनीति की दो अलग अलग शाखाएं आपको दिखाई देंगी। एक तरफ आपको राहुल भैया दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मोदी काका दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि वीडियो में परिपक्वता अपनी दिखाना अलग बात है, वीडियो की परफॉर्मेंस अलग बात है और सरकार में रहकर परफॉर्मेंस करना अलग बात है। राहुल गांधी जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस करते हैं अपने वीडियोस में, क्या उनकी सरकारें जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं
वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस कर रही हैं। बड़ी बात यह है। और राहुल गांधी आज जो नए नए आइडियाज दे रहे हैं, जैसे कि वो जाति जनगणना की बात करते हैं, एक बड़ा सवाल उनसे जो पूछा जाता है वो ये कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने ये आइडियाज क्यों नहीं दिए? जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने अपना ये रूप देश के लोगों को क्यों नहीं दिखाया? तो ये कुछ सवाल हैं जो राहुल गांधी को अभी आगे चलकर जवाब देना है, लेकिन लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो नया रूप उन्हें दिखाई दे रहा है, ये जो रूप है ये सिर्फ वीडियोस में ही रहेगा या ये रूप वीडियो के आगे जाकर भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक ऐसे ही राज्य में मैं लेकर चल रहा हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन है, यानी राहुल गांधी की पार्टी का शासन है। इसलिए अब आपको हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक मजाक दिखाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि वो और उनकी सरकार में सारे मंत्री और राज्य के मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और ये जो कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर अब ये 86,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन असल में ये एक बड़ा मजाक है और मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा आगे देखिए। उससे पहले आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति आखिर हुई कैसे। तो इसका कारण है चुनाव में किए गए बड़े बड़े वादे, जिन्हें हम अंग्रेजी में फ्री बीज कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद अपना वचन निभाना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हर वचन को निभाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा उनके पास होता नहीं। सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे के साथ आई थी और हिमाचल प्रदेश के सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने बड़ी खुशी से कांग्रेस की सरकार को चुनकर सत्ता में बैठा दिया और इसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश गहरे आर्थिक संकट में फंसता चला गया। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 86,589 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अगले साल 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस समय हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर औसतन 1,17,000 करोड़ रुपए का 1,17,000 रुपए का कर्ज है। माफ कीजिएगा, 1,17,000 रुपए का कर्ज है हर नागरिक पर, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह ऐलान किया है कि उनके मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। लेकिन असल में यह फैसला लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। कैलकुलेशन में आपको बताता हूं कैसे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं और प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं और इन सभी का 2 महीने का वेतन जो मिलाकर बनता है वो है लगभग 77 लाख रुपए। और अगर इनके भत्तों को भी इसमें हम मिला दें तो इस सब का वेतन 2 महीने का बनेगा लगभग 1 करोड़ रुपए। और अगर 86,589 करोड़ रुपए के कर्ज में से ये 1 करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा 86,589 करोड़ रुपए। देखिए, माफ कीजिए, 86,588 करोड़ रुपए ये रह जाएगा, जिसमें से अगर आप 1 करोड़ हटा देंगे तो। और जो हिमाचल प्रदेश के कर्ज के इतने बड़े समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू का यह ऐलान हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक भद्दे मजाक जैसा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने 2 महीने का वेतन छोड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये वेतन वो लेंगे ही नहीं, बल्कि इस वेतन को 2 महीने के लिए डीले कर रहे हैं। मतलब ये वेतन बाद में ले लेंगे, जिसे वो बाद में लेंगे। यानी ये फैसला सिर्फ एक दिखावे की तरह है, जिसमें जनता तक ये खबर तो पहुंचेगी कि देखिए मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्रियों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के कारण अपना वेतन तक नहीं लिया। और जब लोग 2 महीने बाद इसे भूल जाएंगे, तब मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री चुपचाप एक दिन अपना 2 महीने का वेतन एक बार में ले लेंगे। प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है
ये चाहे 1 करोड़ है चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे हैं। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, और हमारे देश में जो नेता हैं वो ऑप्टिक्स की राजनीति करते हैं, यानी वो छोटे छोटे कदम उठाते हैं जिससे जनता के अंदर उनकी एक ऐसी छवि बने जिससे जनता को ये लगे कि देखिए हमारा नेता कोशिश तो बहुत कर रहा है और वो हमारे लिए त्याग कर रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी आर्थिक रूप से, और प्रधानमंत्री इमरान खान थे, तो उन्होंने भी ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए थे, और वो कहते थे कि मैं अपना खर्चा कम कर रहा हूं, मैं प्राइवेट जेट में अब नहीं जाऊंगा, या अपना घर उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, छोटे घर में रहने लगे। इस तरह की छोटी छोटी मामूली जो कदम है उससे देश की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां बात हो रही है हजारों लाखों करोड़ की, वहां अगर आप 1-2 करोड़ अगर बचा भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नेता अपनी छवि को बचाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाते हैं ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए, और इसी को कहते हैं हम ऑप्टिक्स की राजनीति। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश के तमाम नेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबक होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नेता हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो पहला उद्देश्य मानती है वो ये है कि हमें किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, हमें सत्ता में आना है, चाहे उसके लिए हमें कैसा भी वादा करना पड़े, चाहे जनता से कितना भी झूठ बोलना पड़े। नेता शुरुआत से ये जानते हैं कि सरकार की स्थिति खराब है, हमारे पास ये वादा पूरा करने के लिए पैसा भी नहीं होगा, लेकिन तब भी वो ये वादा कर देते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीबीज कहते हैं, और जनता को बताते हैं कि हम आपको इतनी सारी चीजें मुफ्त में दे देंगे, जबकि पैसा होता नहीं है, और जनता इस लालच में आ जाती है और फिर ऐसे नेताओं को वोट दे देती है। हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है, और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं, और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया, और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर ये जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए, और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहाँ इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में ये कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून
कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया और अब यह वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीनों पर अपना दावा कर दिया और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है, लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी जमीनों पर अपना दावा करते हैं तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं, और जब लोग ये कहते हैं कि क्या उन्हें हिंदी में इसकी एक कॉपी मिल सकती है तो वक्फ बोर्ड इससे भी इनकार कर देता है। वो कहता है नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा। यानी इस देश में वक्फ बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था और कानून चल रहा है, जिसे आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पटना के फतुहा में स्थानीय नागरिकों और वक्फ बोर्ड के बीच तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ एक मार्केट बनाया गया था, उम्मत रसूल वक्फ मार्केट, आज से 24 साल पहले, जिस पर स्थानीय लोगों का दावा है कि ये वक्फ की जमीन हो ही नहीं सकती, चूंकि ये सरकारी जमीन है और सड़क का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ की संपत्ति अब आगे बढ़ने लगी है और इस तरफ भी अभी ताजा घेराबंदी कराई गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आई 24 वर्ष पहले बना है मार्केट, जो आधा अधूरा बन करके केस लगा हुआ है। अब बहुत से दुकानदारों से पैसा भी वसूला गया है और जो अभी तक लंबित ये सब खाई कमाने का चक्कर है। कब्रिस्तान के नाम पे जो है जमीन को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और जमीन तो इंक्रोचमेंट किया इंक्रोचमेंट किया ही जा रहा है और ये लोग जो है भूमाफियाओं का ही काम कर रहा है और सिर्फ नाम है वक्फ बोर्ड का। और वक्फ बोर्ड का अगर है भी तो भाई वक्फ बोर्ड ये क्लियरिफिकेशन करे ना भाई कि आखिर जमीन उनको मिला कैसे। फतुहा के गोविंदपुर इलाके में स्थानीय लोगों और वक्फ बोर्ड के बीच में तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ 2-3 ऐसे प्लॉट्स पाए गए जिन पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा ठोक दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ये जमीन यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रैयती है और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पुश्तों से उनके परिवार लगातार रहते आ रहे हैं। एक नोटिस अति बोर्ड टांग दिया गया 2022 में, 18/1/23 को मैंने हमको नोटिस भेज दिया गया। हम लोग का नोटिस भेज दिया गया और नोटिस में कहा गया कि हम लोग वक्फ का जमीन है या आपका जमीन नहीं है। ये मैंने इन्हीं लोग के, इनके परदादा के नाम से खतियान है और इनके परदादा लगेंगे, इनका भी इनके नाम से खतियान है, जो इन लोग भी बसे हुए हैं, उसमें से हम लोग भी बसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस जमीन को सरकार ने बाजार समिति के लिए खरीदा, जिसके हिस्से को खरीदा, उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। हम दादाजी के खरीद की जमीन है। आपके दादा ने खरीदी थी जी। अच्छा। और उसके बाद से हम बाबूजी हैं, उसके बाद हमारा बाल बच्चा है, रह रहे हैं, किसी तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन इधर 2023 में जनवरी में नोटिस आया कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, खाली करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दो। हम लोग को परेशान किया जा रहा है। बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि जमीन हमारी है। पहले तो जमीन बोले कि रहती जमीन है, फिर उसके बाद रसीद ट्रांसफर करके वक्फ बोर्ड में दे दिए, जबकि नगर परिषद से हम लोग के पास भी हुआ था। ये अपने रीजन में कोई काम होने नहीं दे रहा हम लोग का। ये जो बबलू मियाँ जो है
199 प्लॉट जो बसा हुआ है, वक्फ बोर्ड ने इसको 15 ठोको नोटिस दिया है, इसको नोटिस क्यों नहीं मिला है? ये भी जमीन जो है वक्फ बोर्ड में किया हुआ है। और नहीं तो ये देखिए खतियान, ये 2 डिसमिल जमीन खतियान दिखा रही है, ये 2.25 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए हुए अपने बीबी के नाम पर। ये देखिए, ये 2.25 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए हुए है ये चोट्टा। तो वक्फ बोर्ड कहाँ है? सोया वक्फ बोर्ड है। सीओ को, एसडीओ को, डीएम को, सारे लोगों को हमने प्रशासनिक जो मदद होती है मैंने लिया। उसके बाद ये मामला आया, उन लोगों ने शायद जैसा कि कहते हैं कि हम लोग रजिस्ट्री करवा ली है। तो वक्फ की जमीन न ट्रांसफर की जा सकती है, न बेची जा सकती है, न गिफ्ट किया जा सकता है। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया वो हो गया। तो ये जमीन वक्फ की है। बिहार से पहले तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड ने इसी तरह से एक पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा करके लोगों को अपने मकान खाली करने के आदेश दिए थे और तब भी इस पर बड़ा विवाद हुआ था। असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कई बड़े सुधार होने की आवश्यकता है और मोदी सरकार इस संबंध में एक नया बिल लेकर भी आई थी, लेकिन ये बिल अभी विपक्षी दलों के विरोध के कारण ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, यानी अब ये ठंडे बस्ते में है। और सोचिए कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश अपने यहां के वक्फ कानूनों में लगातार सुधार लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश भारत में आज भी ऐसे सुधार करना आसान नहीं है। विश्लेषण बांग्लादेश के बारे में है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के अच्छे दिन लौट आए हैं और ये अच्छे दिन वही मोहम्मद यूनुस लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया शांति दूत मानती है और जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है और कहा है कि अब जमात के नेता सक्रिय रूप से बांग्लादेश की राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। जमाते इस्लामी वही कट्टरपंथी संगठन है जो बांग्लादेश में न जाने कितने हिंदुओं की हत्याएं करवा चुका है। हाल ही में बांग्लादेश में जितने भी हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, उनके पीछे भी इसी संगठन के हाथ होने का आरोप है और यह वही संगठन है जिसके विचार अल कायदा और ISIS जैसे हैं और जो बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की बात कहता है। और इसी वजह से वर्ष 2013 में ढाका हाईकोर्ट ने इस संगठन के चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और इस संगठन के कई सदस्यों को युद्ध अपराधों के लिए फांसी और उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन इसके बावजूद आज शांति दूत मोहम्मद यूनुस ने इन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया और जमाते इस्लामी के बांग्लादेश में अच्छे दिन फिर से आ गए। और जमाते इस्लामी की स्थापना अविभाजित भारत में वर्ष 1941 में हुई थी। यह संगठन भारत के विभाजन के खिलाफ था और इसका मानना था कि इस पूरे उपमहाद्वीप में एक इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए और भारत में भी खुदा की सल्तनत स्थापित होनी चाहिए। लेकिन जब अविभाजित भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना और इसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया तो फिर यह संगठन भारत से पाकिस्तान में चला गया। वर्ष 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी जब बांग्लादेश बना, तब भी इस संगठन के इस्लामिक कट्टरपंथी इस बंटवारे के बहुत खिलाफ थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के मुसलमान एकजुट होकर रहें और वहां खुदा की सल्तनत स्थापित रहे। यानी ये जो कट्टरपंथी संगठन है, ये बांग्लादेश के निर्माण का भी विरोधी था और ये कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान जो था पहले, ये पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बन जाए। ये कभी नहीं चाहता था और इसीलिए ये भुट्टो के खिलाफ थे। लेकिन इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और इस संगठन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में लाखों लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध किए। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में 30 लाख लोगों की हत्याएं करवाई और 2 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू महिलाएं भी शामिल थीं। और इन युद्ध अपराधों के लिए जमाते इस्लामी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। कई दशकों के बाद वर्ष 2013 में इस संगठन के कई सदस्यों को फांसी और उम्र कैद की सजा हुई और बड़ी बात यह है कि उस समय सजा देने वाले मुसलमान थे, लेकिन इसके बावजूद जमाते इस्लामी के इसके विरोध में 1500 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर जला दिए थे
जबकि उन्हें सजा देने वाले भी मुसलमान ही थे, इन्हीं के अपने देश के लोग थे। और 50 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। और खुद बांग्लादेश की अलग अलग रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार इसी जमाते इस्लामी ने किए। लेकिन इसके बावजूद आज मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है, बल्कि वो अब जेल में बंद कुख्यात आतंकवादियों को भी रिहा कर रही है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आतंकवादी मोहम्मद जशीमुद्दीन रहमानी का है। ये आतंकवादी अलकायदा के एक आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ था, जो भारत में जिहादियों का एक स्लीपर सेल बना रहा था। और इसने असम और दूसरे राज्यों में आतंकवादी हमले भी कराए। और भारत में इस संगठन पर अब भी प्रतिबंध है। लेकिन अब बांग्लादेश में इसके चीफ को मोहम्मद यूनुस की सरकार के बनते ही जेल से रिहा कर दिया गया है। यानी जो भारत का इतना बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत में इतने आतंकवादी हमले करवाए, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, जिसके संगठन पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, उस आतंकवादी को बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया है। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इन फैसलों के लिए मोहम्मद यूनुस से उनका नोबेल शांति पुरस्कार वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? और क्या ये इस दुनिया के शांति प्रिय लोगों के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है कि जिस व्यक्ति को शांति दूत माना गया, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वही व्यक्ति आम जनता को का खून बहाने वाले आतंकवादियों और कट्टरपंथियों पर इतना मेहरबान हो रहा है। और आज इससे सवाल भी उठता है कि आखिर इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन किस आधार पर होता है। आज हमने थोड़ी सी रिसर्च की। अगर हम ये नियम देखें तो उनके मुताबिक जिन लोगों ने दुनिया में शांति स्थापित करने, समानता लाने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है, उन्हें ये शांति पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जब हम इस पुरस्कार के विजेताओं की सूची को देखते हैं तो पता चलता है कि यह पुरस्कार ज्यादातर मौकों पर उन लोगों को दिए गए जिनसे अमेरिका और पश्चिमी देशों को फायदा था। जैसे अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, और पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की ही एक महिला को दिया गया जो ईरान की मौजूदा सरकार का विरोध कर रही है और इसके कारण ईरान की जेल में बंद है। यानी ईरान में जो विद्रोह कर रहा है उसे यह शांति पुरस्कार मिला। इसी तरह बेलारूस रशिया का समर्थन करता है और इसलिए आरोप लगते हैं कि वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को मिला जो राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन करने वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और इसके लिए वो जेल में बंद है। इससे पहले वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार 2 पत्रकारों को मिला था, जिनमें एक पत्रकार रशिया का था जिसने राष्ट्रपति पुतिन का पुरजोर विरोध किया था और दूसरी पत्रकार फिलीपींस की थी। और इत्तेफाक से इस महिला पत्रकार को भी यह पुरस्कार तब मिला जब अमेरिका के फिलीपींस से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे और यह महिला उस समय फिलीपींस की सरकार के खिलाफ काम कर रही थी। यानी अगर कोई पत्रकार या कोई नेता अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम करता है, अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है और उनका यह काम पश्चिमी देशों को सूट करता है, तो ऐसे लोगों को चुनकर कई बार नोबेल शांति पुरस्कार या दूसरे बड़े बड़े पुरस्कार दे दिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन बस ये है कि आपको अपनी सरकार का विद्रोह के खिलाफ विद्रोह करना होगा और तब ये पुरस्कार आपको मिलेगी। हम ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट कर दें कि ये पुरस्कार बिके हुए हैं, ये हमारा कहने का कोई अर्थ नहीं है, या इन पुरस्कारों में हर पुरस्कार में ही कोई मिलावट है। लेकिन ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि पुरस्कार ऐसे ही लोगों को क्यों मिलते हैं जो पश्चिमी देशों के लिए उनके हितों में मददगार होते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको गुजरात लेकर चलेंगे, जहां भारी बारिश और बाढ़ के कारण 35 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बाढ़ से 22 जिलों में हालात काफी खराब हैं। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आई हैं, जहां एक मगरमच्छ एक घर में घुस गया। आप तस्वीरें देखिएगा। अहमदाबाद के भी एक रिहायशी इलाके में कुछ मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए वहां पर आ गए और इन तस्वीरों को देखकर आप लोग यही पूछ रहे हैं कि पूरा गुजरात ही शायद एक तालाब बन गया है जिसमें मगरमच्छ तैर रहे हैं और मगरमच्छ लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। गुजरात में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है
और हजारों लोग अब भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। और गुजरात में आई इस बाढ़ का कारण सिर्फ मानसून नहीं है, बल्कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन भी है, जिसमें बारिश इतनी हो रही है, एक दिन में जितनी पहले 20 से 25 दिनों में बारिश होती थी, उतनी बारिश आजकल एक दिन में हो जाती है या एक हफ्ते में हो जाती है। यानी पहले बारिश हुआ करती थी, लेकिन एक दिन में इतनी बारिश कभी नहीं होती थी, एक हफ्ते में इतनी बारिश कभी नहीं होती थी। जितनी बारिश एक महीने में पहले हुआ करती थी, उतनी बारिश आजकल आपको एक दिन में होती हुई दिख रही है। और इसका कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। और जब बारिश इतनी होगी तो किसी भी देश में जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो इतने पानी को एक साथ झेल सके। इधर वाला भी खोल दे भाई, ये वाला तो यहाँ लोगों की परिस्थिति ज्यादा से आधा से ज्यादा जामनगर की परिस्थिति यही है। सोसाइटियों में, लोगों के घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं। लोग पानी में रहने के लिए मजबूर है। खेचो खेचो है बड़ोदरा की रेलवे कॉलोनी के ये दृश्य, जहां पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लोगों तक पानी, खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। जिन्हें अलग अलग सोसाइटी से बाहर की तरफ जाना है, उन्हें बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए बोट लेकर इंडियन आर्मी के जो जवान है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 25 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम सब भेजा था, बोट भी भेजी थी और हर लोगों को घर से अंदर से पानी में जो गहरे विस्तार में होते हैं उनको बाहर निकाला है। मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली की एक महिला दर्शक ने हमें एक चिट्ठी लिखी है, जो मंगोलपुरी से हमें चिट्ठी लिख रही हैं और जो कह रही हैं कि ई रिक्शा पार्किंग को लेकर वो बहुत परेशान है। हमने थाने में कई बार रिपोर्ट लिखाई है और वो ये कहती हैं कि उनके घर के बाहर ई रिक्शा पार्क की जाती हैं बड़ी संख्या में और इसकी वजह से जैम लगता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, बिजली की तार डालकर बिजली को चोरी किया जाता है और रात को इन ई रिक्शाओं में शराब पी जाती है। इस महिला का हाथ से लिखा हुआ चिट्ठी आज मेरे पास है कि पूरी चिट्ठी मैं आपको कल सुनाऊंगा। जीवन का कड़वा सच ये है कि बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद की समझ में ये बात आती है तब तक बाप रहता नहीं।